नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में जो है गद्य का पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? गद्य। और ये किस क्लास के लिए है? तो कक्षा 9 के लिए है, क्लास 9 के लिए। गद्य का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, ग्राम गीतों का मर्म। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो लेखक शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो है आपको अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद करनी है। तो ग्राम गीतों के मर्म का लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 1907 को। और उस समय भारत आजाद नहीं था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। और यही जो देख रहे हैं, यही है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। ठीक है। और फिर उन्होंने BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदी यूनिवर्सिटी से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया था। ठीक है। मास्टर डिग्री था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे और आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। और 1942 में के आंदोलन में वे कहाँ जेल भी गए थे और निर्मम यातनाएं सही, यानी जेल में उन्हें यातनाएं भी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्य जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि उस साहित्य में लिखने का जो वो शुरुआत है, वो कब से कर दिए थे? जब वो छात्रावास में रहते थे, यानी जब वो छात्र थे उसी समय से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। और भ्रातृत्व प्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में। तो भ्रातृत्व प्रेम कब आया था? भ्रातृत्व प्रेम कब आया था? 1926 में। और उनके दो कहानी संकलन, गुलाब की कलियां और रस रंग। गुलाब की कलियां आया था 1928 में और रस रंग कब आया था? 1929 में प्रकाशित हुए थे। परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई खास स्थान नहीं बन पाया। साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधी समीक्षक के रूप में है। ठीक है। यानी कि उनका जो साहित्य में विशेष प्रसिद्धि जो है वो क्या चीज के रूप में है? समीक्षक के रूप में। समीक्षक मतलब समीक्षा करने वाला, आकलन करने वाला के रूप में। काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है? एक तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, ये इनके क्या है? प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उन्होंने जो है कि मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपनी एक अलग आलोचना पद्धति विकसित की। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक है। संस्मरण लेखक क्या होता है? कहीं पे घूमने गए तो वो याद रहा तो बस वो चीज आके लिख देना है। यानी कि कहीं घूमने गए, जो चीज देखे उसको आए वापस तो बैठ के लिख दिए, उसी को कहते हैं संस्मरण लेखक। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादक किया। पूछेगा अवंतिका पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो सुधांशु नारायण ने किया था। ठीक है। और फिर विशिष्ट साहित्य तथा राजनेताओं से संबंध उनके संस्मरणों का संग्रह है। व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुई थी? 1971 ईस्वी में। और फिर वियोग उनका एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। और उनकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। जब उनकी पहली पत्नी का आकस्मिक निधन, आकस्मिक मतलब समय पूर्व निधन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या? आकस्मिक निधन। और उसके वियोग में वियोग की रचना की थी। साहित्य रचना के अतिरिक्त उनके साहित्य रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्य संस्थाओं में
से संबंध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना की जाती है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो बना था, तो उसके फाउंडर मेंबर कौन थे? यही लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उनके उसके संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे। ठीक है, ये जो बिहार में बना था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार में जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद बना था, इसके जीवन भर इसके सदस्य रहे थे कौन? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। राजनीति के क्षेत्र में सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे और वे बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। ठीक है, बिहार विधानसभा, यहाँ पे देखिए एक चीज आया है, बिहार विधानसभा और उसका सभापति। तो जैसे बिहार में हम लोग ढूंढते हैं एमएलए, उसी को कहते हैं, एमएलए जो होता है वही क्या होता है? बिहार विधानसभा का सदस्य होता है। और पार्लियामेंट में जो उसका अध्यक्ष होता है असेंबली में, उसी को हम लोग उसी को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना की। वे एक साहित्यकार और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता तीनों थे। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, ग्राम गीत का ये कि जीवन शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। प्रवृत्ति कला यानी कि बदलते रहना। तो चलिए अब हम लोग पाठ पे आते हैं और शुरू करते हैं ग्राम गीतों का मर्म। तो पाठ का नाम है ग्राम गीतों का मर्म। किसी देश के काव्य का उद्भव, उद्भव मतलब विकास यानी कि शुरुआत, उद्भव मतलब शुरुआत या विकास। ठीक है, साधारणतः वहाँ की दंत कथाओं, किससे होता है? दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। दंत कथाओं से मतलब मुंह से जो हम लोग कहानी सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, उसी को कहते हैं दंत कथा। तो दंत कथाओं या ग्राम गीतों से ही वहाँ का हम लोग विकास देख सकते हैं कैसे हो रहा है। उसके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संहृति तथा उसकी विविधता का आलोचन रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, धारणा मतलब हो जाता है जो पहले से चले आ रहा है, पहले से जो चले आ रहा होता है तरीका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारणा। ठीक है, तो ग्राम गीतों से हम लोग देख सकते हैं कि धारणा किस ओर जा रही है, यानी वो समाज किस ओर जा रहा है, कितनी दूर तक जा सका है। परिस्थिति की प्रवशता के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहाँ तक उसके परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ठीक है, रूढ़ी क्या होता है? पहले से जो चली आ रही है व्यवस्था है, ठीक है, जो पौराणिक व्यवस्था चली आ रही है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसको कहाँ तक धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं किससे? ग्राम गीतों के मर्म से। यानी ग्राम गीतों को समझ के ये सब चीज को हम लोग जान सकते हैं। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, ठीक है, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने
कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं है, प्रयुक्त कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर विरोध दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। यानी ग्राम गीतों में आप अगर कहीं का किसी क्षेत्र का आप ग्राम गीत सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा ये क्षेत्र की क्या विशेषता है, ठीक है, और इसका क्या इतिहास रहा है, ये किस तरीका से यहाँ तक पहुंचा है, ये सब चीज आप समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं से मिलकर वो ग्राम गीत बना होता। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत, अर्थात जैसे हम लोग कोई भी बच्चे से जीवन जो आरंभ होता है बच्चे से होता है, शैशव अवस्था से होता है, उसी तरह से कला गीत का भी आरंभ कहाँ से होता है? ग्राम गीत से ही होता है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के ताल पर रचा गया, और गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण साधन समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। ऐसा कहना उपयुक्त ना होगा। मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं, ठीक है, और स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीत की रचना अटूट संबंध है। यानी कि कहा जा रहा है जिस तरीका से हम लोग पहले से ही धारणा बना के रखे हैं, स्त्री है तो घर की काम ही करेगी, तो इसलिए उसका जो है उस तरीका से धारणा बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जब वो काम करेगी तो कुछ न कुछ गाएगी, तो क्योंकि हर रोज प्रतिदिन एक ही कार्य करना है, तो थोड़े थोड़े गीत आरंभ हो जाते हैं। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा चलाते समय और अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। यानी जब वो काम करती हैं, एक ही काम अगर रोज करते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आदत बन जाता है, तो और उसी समय वो क्या करती है? ग्राम गीत गाते रहती हैं। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है, उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाए गए हैं। जैसे भाव की उमंग मतलब जैसा भाव है उसके अनुसार आप गीत गा रहे हैं। जैसे कोई उदास है तो वो उदासी गीत गा रहा है, खुश है तो खुशी वाला गीत गा रहा है। जैसे देखिए जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें उल्लास और उमंग की प्रधानता रहती है। उनके गीत का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है, प्रेम, विवाह और पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, ठीक है, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें भी ज्यादातर गीतों में दिखाई पाई जाती है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है, ठीक है, जिस तरह स्त्री का प्रकृति है उसी तरह उसका अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए लायक गीत पुरुष ने भी बनाए हैं, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रीण ही रही। पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भावों को ही अभिव्यक्ति की, वहीं पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्ति क्या है? प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसकी सद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही
हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उसकी अपूर्णता अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति के साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख, ठीक है, उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। अग्रसर होना मतलब आगे बढ़ना। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य, मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। मुक्तक का मतलब हो गया कि उसमें कोई रीति नहीं है, बस लिख दिए हैं, ठीक है। और प्रबंध मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि लाइन बाय लाइन। इसके इतिहास का अनुकरण करते समय ग्राम गीत पर ही हकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास होता है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुकरण से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसके संस्करण अब तक वर्तमान है। ठीक है, ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है। ठीक है, तो उच्छ्वास मतलब होता है विषादपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी जैसे कुछ हो गया तो आह करते हैं, उस टाइप से। ठीक है, और फिर जो है वेदना, वेदना का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। ठीक है, और उद्गीत मतलब होता है शुरुआत करना, मतलब उद्गीत मतलब होता है ऊंचे स्वर में। ठीक है, ऊंचे स्वर में इस चीज को गाया गया है। किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिबंधित्व नहीं किया है कि उनकी सारी व्यक्तित्व सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई है और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई है। ठीक है, ग्राम गीत की कला गीत के रूप में आते जाते हुए कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। ठीक है, अपनी क्या बना के चले, रूढ़ियां बना के चले, मतलब अपना एक लय बना के चले। कला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ है और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़िप्रियता न रहती तो उसका समरूपत्व का निर्वाह भी संभव ना होता। समरूपत्व मतलब एक जैसा रूप। ठीक है, कला रूप और ग्राम गीत का जो एक जैसा हल्का हल्का रूप है वो इसी के कारण है। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृति और परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति ना पा सका और उस समय तक संभव भी नहीं। ठीक है, यानी कि कला गीत जो बना है ग्राम गीतों से, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बातों से बिल्कुल अलग हो जाए, कुछ ना कुछ तो छाप उसमें रहेगा ही रहेगा। जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेंगी, ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्ट्रैंड थी वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ठीक है, यानी कि स्त्री पुरुष का जो मेन उसमें जो क्या कहते हैं अंतर है, तो वो अंतर जो है कि आपको ग्राम गीतों में भी बना रहा, जैसे मतलब ग्राम गीतों में जो अंतर था वो कला गीतों में भी वो अंतर बना ही रहा।
ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपकरण के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा रानी, ठीक है, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन कला से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी रही थी और उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्वता, रूढ़िवंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था और ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसों का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चरित्र में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रकृति काव्य गीत में भी चलने लगी है और एक दुखी भिखारी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है और उसकी कल्पना तक उस समय हमें ना थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को समान स्थान प्राप्त होने लगा। यानी जैसे जैसे ही ऊंचे घराने के जो लोग थे, ठीक है, जो समाज में विशिष्ट लोग थे, उसकी कम होने लगी प्रतिष्ठा, तो निम्न वर्ग के भी जो गाने वाले थे उनकी भी प्रतिष्ठा क्या होने लगी, धीरे धीरे स्थान पाने लगे। ठीक है, और हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि मर्म है। ठीक है, यानी कि कवि जो है वो केवल विशिष्ट लोगों पे कविता लिखे ये नहीं, उनका सभी के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। ग्राम गीत में दशरथ, ठीक है, दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे उस समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ और पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा और देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य है। इसका कारण हमारा यह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला। यानी कि हम लोग शुरू से जो रामायण वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, उसी का कारण है कि आज हम लोग अपने काव्य रचना में उनका उपयोग करते हैं। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटक कर उसे साफ करती है और हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपन करने के लिए ही उपस्थित किया गया है और ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त ना करे, किंतु ग्राम गीत में मेरुदंड समझे जाते हैं। मेरुदंड मतलब क्या होता है? मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अर्थात मतलब आपके शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी ना हो, क्या आप सीधे खड़े हो पाएंगे? तो नहीं खड़े हो पाएंगे। तो जिस प्रकार शरीर को सीधा खड़े रहने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उसी तरह से ये कला गीतों के लिए जो है रीढ़ की हड्डी किसे समझा जाता है?
बच्चे अब भी राजा रानी, ठीक है, राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। नाना नानी की कहानियां ऐसा ही हुआ करती है। साधारण और प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, ठीक है, और उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। उत्कंठा मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा अधिक बनी रहती है। उत्सुकता या जिज्ञासा बच्चों की भांति उन मनुष्य को भी, ठीक है, बच्चों की भांति उन मनुष्य को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है वैसी कहानियां ज्यादा रुचिकर मालूम होती हैं। ग्राम गीतों की रचना में ऐसी प्रकृति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है, ठीक है, और मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक कला और एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे कला और दूसरे देश में अच्छा माना जाता है। यानी जो चीज आपके लिए अच्छा है हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो, और जो दूसरे के लिए अच्छा है वो हो सकता है आपके लिए बुरा हो, ठीक है। तो जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धवाद कहकर तिरस्कार किया वही पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौंदर्य सौरभ से पूर्व की को भी आकर्षित करने लगा है। यानी कि अगर पश्चिम को देश में देखें तो इसका विशेष महत्व है, किसका, ग्राम गीतों का, और हमारे देश में उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है जीवन में उतनी और कोई परिस्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन में जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुत्सा, जुगुप्सा आदि में नहीं, ठीक है। तो जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा, किसी से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। और विस्मय मतलब क्या होता है, आश्चर्य हो जाता है, ठीक है। विरह, विरहाकुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, ध्रुव सबसे अपनी व्युक्त प्रिया का पता सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाया। यानी कि अगर आप क्रोध में हैं तो आप किसी से पता नहीं पूछेंगे, ये कवि की भाषा है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहस्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष या तथा विकास प्रेम दशा में के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं है। यानी कि जीवन की यह अवस्था आपको तभी होगा जब आप प्रेम दशा में होंगे। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं और प्रकृति का यह आश्चर्य अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है। लेकिन गमले के पौधे और पिंजरे के पक्षियों के साथ शायद नहीं छूट सकेगा। अपने सुख दुख के भावों को उन पर आरोपित कर हम अब उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम विलह से बने रह जाते हैं। ग्राम भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में ही है। ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका अपने प्रेम की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है।
आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विलहन विलह राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी लता द्रुम आदि से पता पूछवाया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सीता की अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया। ठीक है, हनुमान को जो दूत बना, आप लोग को तो पता ही है, हनुमान जी गए थे सीता जी से मिलने अशोक वाटिका। तो जो तैयार किया वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक भी हो गया। इसके अतिरिक्त मेघदूत, ठीक है, पवन दूत, हंस दूत, भ्रमर दूत आदि नाम मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आदम के। अब तो वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो आदि यंत्र दूत बने ही, और पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीत में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे, और विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रह सका। इसी के साथ ये सुंदर सा अध्याय ग्राम गीतों का मर्म, ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे और साथ में शब्दार्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। तो शब्दार्थ को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिख लेनी है और उसे याद भी करनी है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का जो शब्दार्थ है उसको। तो शब्दार्थ में पहला है उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब होता है विषादपूर्ण अभिव्यक्ति या आह। ठीक है, वेदना का अर्थ है दुख, पीड़ा। उद्गीत का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गाया हुआ। समष्टि का अर्थ होता है समूह। ठीक है, सब कुछ के एक साथ होने का भाव। तिरोहित का अर्थ होता है लुप्त। समरूपत्व समरूपत्व का अर्थ होता है रूपगत समानता। परिष्कृत का अर्थ है शुद्ध किया हुआ या स्वच्छता से युक्त। आसन का अर्थ होता है निकटता। दक्षता का अर्थ होता है निपुणता या कुशलता। तेजस्विता का अर्थ होता है प्रखरता या तेज से युक्तता। रूढ़वंशता का अर्थ होता है वंश की पारंपरिकता यानी खानदानी रूढ़िवादिता, कुलीनता। वाग्मिता का अर्थ होता है वक्तृत्व की कुशलता, वाणी की समृद्धि। रसोत्कर्ष का अर्थ होता है रचनात्मकता की परिपूर्णता। संपत्ति से शालीनता का अर्थ होता है संपत्ति से पैदा हुई शालीनता, समृद्धि जन्य शालीनता। उद्दीप्त का अर्थ होता है जागृत। मेरुदंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। उत्कंठिता का अर्थ होता है उत्सुक। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। द्रुम का अर्थ है वृक्ष, और वियुक्त का अर्थ होता है अलग। सहचार का अर्थ होता है साथ होना या सहचरता। अनादि सहचर का अर्थ होता है शाश्वत साथी। प्रेम संभार का अर्थ होता है प्रेम और उसमें उससे जुड़ी एक अन्य भाव। तो आपको ये सभी अपने फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, इसे भी आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो पहला प्रश्न है ग्राम गीतों का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पाठ का सारांश लिख लेना है, इसका वही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से
उद्घाटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के तल पर रचा गया। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। गाहस्थ कर्म विधान में ठीक है स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा चक्की पीसते समय, ठीक है, धान कूटते समय, चरखा काटते समय, अपने शरीर को श्रम को हल्का करने के लिए, ठीक है, हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम गीत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा मानव जीवन में ग्राम गीत का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है और ग्राम गीत का महत्व मानव जीवन में पुरुष तथा स्त्रियों में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीत की प्रकृति स्त्रैण ही रही, ठीक है, स्त्रैण ही रही है। पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुष ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीत में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीत का बहुत ही व्यापक महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की जो खोज बड़े ही मनोविज्ञान और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है जैसी परिस्थितियां आई और इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रखा, उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी, ठीक है, वह स्त्रीण थी, वह कला गीत में भी आकर पुरुषपूर्ण हो गई। लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रीण ही रही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मल, ठीक है, ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी, वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है, वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की जो ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में
परिवर्तित होने लगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। ग्राम गीत का विकास ही ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर हो जाएगा कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है और इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीत से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुकरण से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया है कि उनकी सारी व्यक्तित्व सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा में नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 10। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है और इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, ध्रुव सबसे अपनी वियुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशय है, जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ग्राम गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं और स्त्री प्रकृति में गाहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है,
उसमें गीत की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, ठीक है, धान कूटते समय, यहाँ पे कोमा नहीं हो, चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किंतु स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। इसका उत्तर हो जाएगा राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी, या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी और उनमें धीरोत्ताप, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। यही बात ग्राम गीत की प्रकृति से काव्य गीत की प्रकृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? उत्तर हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करने के लिए ही उपस्थित किया गया है और ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम दशा का जो रूप होता है उसका बड़ा ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, ध्रुव सबसे अपने व्यक्ति प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता। प्रेम के इस स्वरूप पर लेखक ने दार्शनिकता की छाप छोड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। कला गीत में पशु, पक्षी, लता, ध्रुव, ठीक है, लता, ध्रुव आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर में वे प्राय मौन रहे हैं। विरह यक्ष मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथक से क्या
आप सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना विचार दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मैं लेखक के इस मत से सहमत हूँ, क्योंकि कला गीत में कलात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं, लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रह सकते, क्योंकि ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विलहल विलह राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता ध्रुव आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया, ठीक है, हनुमान को जो दूत बनाकर तैयार हनुमान को जो दूत बनाकर तैयार किया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शन ही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, और ये आज का अंतिम प्रश्न ही होगा। ठीक है, ग्राम प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है, विचार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ठीक है, और ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गांव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उनका परिवर्ती कला गीतों में नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उत्तर को आपको अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। आज का क्लास यानी कि आज की कक्षा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।